हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने सेशन नंबर 27 में आपसे पूछा था। पहला प्रश्न है यहाँ पर, अजय वॉरियर सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किस देश के साथ भारत करता है? तो यह जो प्रशिक्षण अभ्यास है भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ करता है। पैसेज सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित की जाती है? तो यह इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के मध्य आयोजित की जाती है। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के मध्य होने वाले वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम है इंद्रधनुष। इंडोनेशियाई जावन गिब्बन IUCN की सूची में किस स्थिति में है? तो यह लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। HAC का पूरा नाम क्या है? हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल इसका पूरा नाम है। HAC में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो यहाँ पर सदस्य देशों की संख्या है यहाँ पर 70। अब हम जो इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 27 में या सेशन नंबर 27 में टॉपिक्स, वो रहेगा यहाँ पर लूखा नदी जो कि मेघालय में स्थित है। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नई सिकाड़ा प्रजाति जो कि नागालैंड में पाई गई है, यह क्या है इसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। और भारतीय चंदन जिसको यहाँ पर संतालम एल्बम के नाम से जाना जाता है, इन 4 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर लूखा नदी का विषहरण जो कि मेघालय में स्थित है। तो क्या है ये? तो हाल ही में मेघालय सरकार ने दावा किया है कि एक डिटॉक्सिस पायलट प्रोजेक्ट ने मृतप्राय लूखा नदी को पुनर्जीवित कर दिया है। तो यह नदी क्या थी और क्यों थी ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, लूखा नदी को 1 दशक पहले विषाक्त नदी के रूप में माना जाता था क्योंकि यह नदी एसिड खदानों की जल निकासी और उसके कोयले की खदानों से प्रवाहित होने के कारण ये बहुत बुरी तरीके से दूषित हो गई थी। फिर यहाँ पर पाइटोरिमेडिएशन पद्धति का उपयोग करके नदी के विषहरण के लिए काम किया गया, जिसमें पानी में से जो भी विषाक्त पदार्थ थे उसको निकाला गया और निकालने के लिए शैवाल का उपयोग किया गया था। नदी में जलीय जीवन को प्रभावित करने वाले pH स्तर में कम होने के बाद इसकी रिपोर्ट की गई थी और रिपोर्ट के बाद जिला खनिज कोष के तहत यहाँ पर यह पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अधिकांश जीवित जीव जो थे, विशेष रूप से जलीय जीवन जो होता है, 6.5 से लेकर के 8.5 के इष्टतम pH सीमा पर कार्य करते हैं। pH एक प्रकार का माप है जो कि पानी कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है यह बताने का प्रयास करता है। यदि जल की जो अम्लीयता है वह 0 से लेकर के 14 तक होती है, जिसमें से 7 तटस्थ होते हैं मतलब न्यूट्रल होते हैं। 7 से कम होता है तो यहाँ पर pH अम्लीयता को इंगित करती है और 7 से अधिक होता है तो पर pH आधार को इंगित करती है। अम्लीयता को यहाँ पर हम एसिड कह सकते हैं और आधार को यहाँ पर बेस कहा जाता है। पानी की गुणवत्ता के संबंध में पानी का pH एक बहुत ही महत्वपूर्ण माप होता है जो कि बताता है कि जो वाटर है वह अम्लीय है या फिर क्षारीय है, एसिड है या फिर बेसिक है। यहाँ पर अगर हम बात करें लूखा नदी की, तो लूखा नदी जो है वो मेघालय के पूर्वी जयंतिया पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में बहती है, जहाँ मेघालय के अधिकांश रैट होल कोयला खदानें स्थित हैं। यह कोयला और चूना पत्थर के निरंतर बड़े पैमाने पर खनन के कारण शिकार बन चुका है और जो कि कथित तौर पर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है और परिणाम स्वरूप ये नदी की को विचित्र शीतकालीन अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। यह लुनार नदी जिसको यहाँ पर वाह लुनार भी कहा जाता है, वाह लुनार जो कि नीचे से की ओर प्रवाहित होती है और होने के साथ साथ यह नरपूह रिजर्व फॉरेस्ट और एक क्षेत्र की लहरदार पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी धाराओं के रूप में जल ग्रहण करती है। नदी मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने होते हुए यह गद्दम गांव के पास लूनार नदी में शामिल होने के पश्चात एक दक्षिणी मार्ग का अनुसरण करते हुए यह नीचे की तरफ बह जाती है। यह नदी सोनपुर गांव से होकर दक्षिणी असम की बराक घाटी में पहुंचती है और बांग्लादेश के बाढ़ के मैदानों में समाप्त हो जाती है। तो ये विशेषताएं रही है लूखा नदी की। अगला जो टॉपिक है वह है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। तो ये डॉक्टर अब्दुल कादिर खान कौन है, क्यों ये चर्चा में बने हुए हैं? तो हाल ही में पाकिस्तान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया। उन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में को सफल बनाने का श्रेय दिया जाता है। यह इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्यक्रम में ने पाकिस्तान को परमाणु हथियारों से संपन्न बना दिया था। अगर मैं बताऊं डॉक्टर कादिर के बारे में, तो डॉक्टर कादिर खान का जन्म है मध्य प्रदेश के भोपाल रियासत में हुआ था तत्कालीन समय में, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है।
तो अगर हम यहाँ पर इनके पूरे प्रोग्राम की बात करें तो पाकिस्तान परमाणु बम का जो जनक है उसके यहाँ पर अब्दुल कादिर जनक माने जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अब्दुल कादिर खान के विषय में, उनके कार्यों के बारे में, तो वर्ष 1975 में जर्मन डच अनुवादक के रूप में एक यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी हॉलैंड में जो कि स्थित है में काम करने के दौरान अब्दुल कादिर खान ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को अपनी सेवाओं की पेशकश की थी, जो चाहते थे कि परमाणु का उपयोग अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक पाकिस्तान कर सके। इसके पश्चात उन्होंने पाकिस्तान में सेंट्रीफ्यूज हेतु पहला ब्लूप्रिंट प्रदान किया था, जिससे देश में यूरेनियम संवर्धन का मार्ग प्रशस्त हुआ। वर्ष 1976 में पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा उद्योग या आयोग के परमाणु हथियार कार्यक्रम में शामिल हो गया। एक डच न्यायालय ने उन्हें चोरी के दोषी के रूप में ठहराया था। इसके अलावा उन्होंने उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया सहित कई देशों को परमाणु बम संबंधी सूचनाओं की तस्करी की थी। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर हाउस अरेस्ट के रूप में रखा गया था। उनके योगदान के कारण ही वर्ष 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिस समय भारत ने भी किया था। उनके योगदान के कारण ही वर्ष 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण संपन्न किया। पाकिस्तान द्वारा उन्हें निशान-ए-इम्तियाज़ ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, पाकिस्तान का जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और मोहसिन-ए-पाकिस्तान, पाकिस्तान का हितैषी की उपाधियों से सम्मानित किया था। भारत के परमाणु परीक्षण और परमाणु सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ष 1965 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने के साथ भारत ने संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग के समक्ष परमाणु हथियारों के प्रकार को रोकते हुए यहाँ पर उनके प्रसारों को रोकते हुए यहाँ पर कुछ सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा, जिसमें शामिल है परमाणु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर यहाँ पर प्रतिबंध, गैर परमाणु देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध, गैर परमाणु राज्यों के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा, परमाणु परीक्षण का परमाणु निरस्त्रीकरण प्रतिबंध। इन सभी बातों को, सिद्धांतों को भारत अनुसरण करता है। इसके साथ साथ वर्ष 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा के कोड से नाम से यहाँ पर पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। वर्ष 1998 में परमाणु सेकेंड श्रृंखला के एक हिस्से के रूप में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इन परीक्षणों को सामूहिक रूप से ऑपरेशन शक्ति कहा गया था। वर्ष 2003 में भारत ने नो फर्स्ट यूज़ के अपने परमाणु सिद्धांत को अपनाया, यानी भारत अपने क्षेत्र पर परमाणु हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। हालांकि यहाँ पर एक बात है कि जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी की बात कही जाती है भारत के लिए, भारत ने आधिकारिक रूप से कभी भी ऑन पेपर, वाइट पेपर पर यह नहीं कहा है कि वो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को अपनाता है। हालांकि हमारे नेताओं के द्वारा यह कहा जाता है। वाइट पेपर का मतलब ये होता है कि भारत का जो संवैधानिक सफ़ेद पत्र होता है, श्वेत पत्र होता है, उसकी बात यहाँ पर रखी जाती है। भारत के पास पिछले वर्ष की तुलना में 150 परमाणु हथियार थे, जो कि वर्ष 2021 की शुरुआत तक अनुमानित 156 तक पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान के पास वर्तमान में 165 परमाणु हथियार है, जो कि यह रिकॉर्ड जो बताता है कि शिपरी जो है यहाँ पर ईयर बुक 2021 के आधार पर आधिकारिक रूप से इसकी कोई बयानबाजी नहीं होती है। पाकिस्तान ने नो फर्स्ट यूज़ की जो नीति है उसको नहीं अपनाया है और उसके परमाणु सिद्धांत के विषय में बहुत कम जानकारी लोगों को मौजूद है, लोगों के पास यह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। जो यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरे टॉपिक की, तो है सिकाड़ा प्रजाति जो कि नागालैंड में है। तो यह क्या है? तो हाल ही में नागालैंड के नागा पहाड़ियों में एक नई सिकाड़ा प्रजाति जो कि प्लेटोमिया कोहिमेंसिस पाई गई थी। इससे मेघालय में सिकाडस सावाजामा, मीराबिलिस और सल्वाजामा इम्पेरालिस 2 प्रजातियां की खोज की गई थी। नई सिगाड़ा प्रजाति के बारे में अगर हम बात करें तो सिगाड़ा हेमीपेप्टेरॉन कीड़े जो कि अपने जोरदार, जटिल और प्रजाति विशिष्ट ध्वनिक संकेतों या आवाज़ों के लिए जाने जाते हैं। हेमीपेटेरॉन कीड़े, जिन्हें वास्तविक बग भी कहा जाता है, ये अपने माउथ पार्ट का उपयोग भोजन खाने के लिए करते हैं। नई सिगाड़ा प्रजाति पूर्वी हिमालय में नागा पहाड़ियों में वर्णित प्लेटिलोमिया राधा समूह में संबंधित है। यह नियमित और समयबद्ध रूप से शाम के समय आवाज़ करते हैं। टिम्बल विभिन्न कीड़ों में ध्वनि उत्पन्न करने वाली झिल्ली है। सिगाड़े के अगर महत्व की बात करें तो ये पेड़ों के लिए अधिक फायदेमंद होते हैं। इनके द्वारा मिट्टी में वायु रंध्रों का निर्माण कर वायु का संचालन किया जाता है और एक बार जब ये मर जाते हैं तो अपने शरीर बढ़ते पेड़ों के लिए नाइट्रोजन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।
अपने ध्वनिक तरीके के साथ साथ ये एक स्वस्थ वन पारिस्थितिकी तंत्र के संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। प्राकृतिक वास की अगर हम बात करें तो अधिकांश सिकाड़ा कैनोपी के आसपास रहते हैं और बड़े पेड़ों वाले प्राकृतिक जंगलों में पाए जाते हैं। भारत और बांग्लादेश में सिकाड़ा की सामान्य विविधता अब दुनिया में सबसे अधिक है। इसके बाद चीन का स्थान आता है। यदि हम इसके खतरे से बात करें, इनके खतरों की बात करें, तो सिकाड़ा की घटती आबादी का कारण बड़े पैमाने पर प्राकृतिक वन भूमि को मानव बस्तियों और कृषि क्षेत्रों के रूप में उपयोग में लाए जाने के कारण जंगलों का जलना या उनका विनाश हो जाना है। चूँकि इसे एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है और इसकी अच्छी कीमत मिलती है, जिसके कारण इसे अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे टॉपिक के लिए, जो कि जिसका नाम है यहाँ पर भारतीय चंदन। भारतीय चंदन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस पहल में यहाँ पर भारत सरकार ने भारतीय चंदन की खेती को प्रबंधन के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चंदन प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित करना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में मूल्य संवर्धन के साथ साथ किसानों एवं युवा उद्यमियों के बीच खेती के नए तरीकों को पेश करना यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगर हम इन चंदनों की बात करें तो संतालम एल्बम, जिसे प्रायः भारतीय चंदन के रूप में जाना जाता है, मूलतः चीन, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में पाए जाने वाली एक शुष्क पर्णपाती वन प्रजाति है। चंदन लंबे समय से भारतीय विरासत और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय विश्व के चंदन व्यापार में लगभग 85% का योगदान देता है। हालांकि बीते कुछ समय में यह आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई है। यह उष्णकटिबंधीय छोटा वृक्ष लाल लकड़ी और छाल के लिए के साथ साथ गहरे रंगों, जिसमें भूरा और लाल होता है, के साथ 20 मीटर की ऊंचाई तक होता है। ये संतालम एल्बम यानी भारतीय चंदन की लकड़ी काफ़ी मजबूत एवं टिकाऊ होती है। अगर हम इसकी बात करें कि ये किस श्रेणी में आता है IUCN की लिस्ट में, तो यह सुभेद श्रेणी में आता है। अगर हम चंदन के प्रयोग की बात करें तो भारत में इसे चंदन अथवा श्रीगंधा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परंपरा में चंदन का एक विशेष स्थान है, जहां जीवन की शुरुआत से लेकर मृत्यु तक इसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। चंदन की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर और नक्काशी के लिए भी किया जाता है। लकड़ी और जड़ों में चंदन का तेल भी मौजूद होता है, जिसका उपयोग इत्र, सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और दवाओं में भी किया जाता है। चंदन के वृक्ष की छाल में टैनिन मौजूद होता है, जिसका उपयोग डाई के रूप में किया जाता है। चंदन के तेल में एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्मोडिक गुण पाए जाते हैं। इसका उपयोग अरोमा थेरेपी में तनाव व उच्च रक्तचाप को कम करने और घावों को ठीक करने तथा त्वचा के दोषों का इलाज करने के लिए किया जाता है। प्रमुख उत्पादक के रूप में अगर बात करें और क्षेत्र की बात करें यहाँ पर, तो भारत में चंदन अधिकांश आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पाया जाता है। चंदन बाजार की अगर हम बात करें तो यद्यपि दुनिया में चंदन की कई किस्में उपलब्ध हैं, भारतीय चंदन और ऑस्ट्रेलियाई चंदन विश्व भर में प्रसिद्ध हैं तथा बाजार में इसका उत्कृष्ट व्यावसायिक मूल्य प्राप्त होता है। विश्व स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलियाई चंदन में के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, जबकि सबसे बड़े बाजार के रूप में अगर हम बात करें तो अमेरिका और चीन, जापान और भारत में स्थित है इसके सबसे बड़े बाजार। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो टॉपिक कवर किया है इन चार टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, लूखा नदी किस राज्य में बहती है? जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नरपुर रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? पाकिस्तान के परमाणु बम जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर का जन्म कहाँ हुआ था? भारतीय चंदन को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इन चारों टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुना होगा तो इन सभी के प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में आराम से दे पाएंगे। दोस्तों आप लोगों को यह करंट अफेयर का सीरीज प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर प्राप्त होगा। इसे आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।